जिसको अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास होता है अक्सर वो ही मंजिल पर पहुंचते हैं। प्यारे दोस्तों, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी कठिनाई आए, उनका आप डट करके सामना कीजिए। तभी तो कहा जाता है परेशानियों से डर कर नहीं डट कर सामना किया जाता है। जो डट जाता है वो ही आगे बढ़ जाता है। तो चलो इसी सुनहरे शब्दों के साथ में हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आप खुद से भी यहां पे देना। प्यारे दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑफ्थेल्मोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर ए है यहां पे आंख का, ऑप्शन बी है यहां पे हृदय का, ऑप्शन सी है यहां पे हड्डियों का, या फिर ऑप्शन डी है यहां पे दांतों का। खुद से जरूर से जवाब देना। यहां पे यदि आपका जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी आंख का अध्ययन क्या कहलाता है? यहां पे ऑफ्थेल्मोलॉजी कहलाता है। एक बात यहां पे याद रखना जो काफी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, ये तीनों चारों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके एग्जाम के लिए बता दूं, आपके रीट एग्जाम के लिए बता दूं, एक स्टडी से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। स्टडी का मतलब है लॉजी वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, है ना। ये जो लॉजी देख रहे हो ना, यानी कि अध्ययन करना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको जितने भी यहां पे मैं लॉजी बताऊंगा अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, क्वेश्चन सीरीज में, सारी लॉजी को तैयार कर लेना है, यस और नो, ठीक है। तो यहां पे ऑफ्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है आंख का अध्ययन। आगे देखते हैं। आगे हृदय की यदि मैं बात करूं तो हृदय को बोला जाता है कार्डियोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है भैया हृदय का अध्ययन, ओके। नेक्स्ट देखिए, हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है ओस्टियोलॉजी। क्या हो गया? ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी का मतलब होता है हड्डियों का अध्ययन। क्लियर? क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। दांतों के अध्ययन को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ठीक है। सॉरी। तो चारों के चारों आपको याद रखना है भैया। ऑफ्थेल्मोलॉजी के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो बता देना आंख के लिए होता है, हृदय के लिए पूछेगा तो भैया कार्डियोलॉजी होता है, और हड्डियों के लिए पूछेगा तो ऑस्टियोलॉजी होता है। और ऐसे ही दांतों के लिए पूछेगा तो ओडोंटोलॉजी राइट आंसर चला जाएगा। अरे यस और नो, बात समझ पाए ना, ले पाए ना चीजों को, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि भैया अंडाणु शुक्राणु का निर्माण किस विभाजन का परिणाम है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसे कर दो ट्रिपल स्टार मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों इंपोर्टेंट बन जाता है भैया? टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी गजब का एक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसका जवाब वही दे पाएगा जो अच्छे से पढ़ रखा है, और एग्जामिनर को पता है कि भैया कौन सा क्वेश्चन तो बच्चा गलत करेगा और कौन सा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आंखें मीच कर भी आंसर दे सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बोले कि अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण किस विभाजन का परिणाम होता है। अगर पूछना होता तो डायरेक्ट ये भी तो पूछ सकता था, मानव शरीर की कोशिकाओं का निर्माण किस विभाजन के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन तो सभी को आता है, एकदम इजी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमारी जो ये अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाएं हैं उनके द्वारा इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को पूछा है। इंपॉर्टेंट बन गया ना, ठीक है। यहां पे देखो, ऑप्शन नंबर ए है असूत्री विभाजन, ऑप्शन बी है यहां पे समसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी है यहां पे अर्धसूत्री विभाजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहां पे सभी। बता दीजिए इसका आंसर। अपना अपना आंसर जैसे कि मैंने बताया कि जरूर से आप क्लिक करना, यानी कि जरूर से आप जवाब देना, ठीक है। देखिए, अंडाणु और शुक्राणु के विभाजन के लिए पूछेगा। अब एक विभाजन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन बताता हूं। जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊं उसको माइंड में सेट कर लो, इससे अलावा क्वेश्चन नहीं जाएगा और हर एक क्वेश्चन का जवाब भी आप दे पाओगे, ठीक है। तो जो मैं बताऊं उसको सेट कर लेना। भैया देखो, हमारे मानव शरीर की मैं बात कर रहा हूं, मानव की, समझते जाना पूरी बातों को। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं आप सभी को बताए? बोले सर हमारा जो शरीर है वो द्विगुणित है, द्विगुणित कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। कहने का मतलब है 2n द्विगुणित कोशिका होती है। द्विगुणित का मतलब समझ गए ना? केंद्र के अंदर कितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। और मानव के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? द्विगुणित गुणसूत्र का मतलब हो गया 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यस और नो? 46 गुणसूत्र, या फिर मैं क्या बोल दूं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर में। समझ पा रहे हो ना बात को? ठीक है, आगे बढ़ो। अब यहां पे देखिए, जितनी भी हमारी मानव के शरीर की कोशिका है ना, जितनी भी मानव शरीर की जो सेल्स हैं उनके यदि मैं डिवीजन की मैं बात करूं, विभाजन की यदि मैं बात करूं, हमेशा और हमेशा समसूत्री विभाजन होगा।
इस बात को नोट कर लेना, यदि मैं यहां पे मानव शरीर की प्रत्येक सेल के बारे में यहां पे डिस्कस करूं तो याद रख लेना, हमेशा और हमेशा कैसा विभाजन होगा भैया? समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। बोले सर इसका मतलब तो डायरेक्ट जवाब हो गया ना कि अंडाणु और शुक्राणु भी समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। नहीं भैया, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। क्या? मैंने कहा प्रत्येक कोशिका, अब प्रत्येक में से 2 कोशिकाएं निकाल देना, प्रत्येक कोशिका में से 2 निकाल देना, एक अंडाणु को अलग कर देना, एक शुक्राणु को अलग कर देना। ये जो अंडाणु और शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना, याद रखना इन दोनों कोशिकाओं का जो निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब की बार ये बात ले पाए या नहीं ले पाए, बात समझ गए ना? प्रत्येक कोशिका समसूत्री विभाजन, प्रत्येक में से 2 कोशिकाएं निकाल दो, जो मादा होती है उसकी जननी कोशिका अंडाणु कोशिका और पुरुष की जो शुक्राणु कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब समझ गए ना? 46 गुणसूत्र में से केवल अंडाणु और शुक्राणु कोशिका में 23 गुणसूत्र बचते हैं, यानी आधे गुणसूत्र होते हैं। अरे भैया ये जो होता है ना 46, इसको बोलते हैं द्विगुणित कोशिका। अरे भैया ये जो 23 बच जाते हैं इसे कहा जाता है अगुणित कोशिका। बताओ बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? यानी गुणसूत्र 46 से कितने बच जाते हैं? इन अंडाणु और शुक्राणु कोशिका जिनको जननिक कोशिका कहा जाता है, 23 बच जाते हैं, यानी अगुणित बन जाता है। अब सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट आप खुद भी लगा सकते हो कि भैया अगर 46 से 23 हो गए, इसका मतलब कौन सा विभाजन हुआ होगा? अर्धसूत्री। हम खुद से देख सकते हैं गुणसूत्र कितने हो गए? आधे। और आधे गुणसूत्र किस विभाजन में होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन में। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ठीक है, बोले सर ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस कोशिकांग में प्रकाश एवं ऊष्मा रासायनिक दोनों ही क्रियाएं घटित होती हैं? ये लो, इसको कर दो ट्रिपल स्टार मार्क, ये आपकी एग्जाम के लिए काफी गजब का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें देखो क्या बोला है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा रासायनिक ऊर्जा दोनों ही क्रियाएं यहां पर काम में आती है। कौन सा एक कोशिकांग होता है जिसके अंदर ये क्रिया घटित होती है? ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे लाइसोसोम, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है यहाँ पे राइबोसोम। जवाब दे दो। प्यारे दोस्तों देखो, एक इंपॉर्टेंट सी बात ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन सीरीज में लेकर के आया हूं आपकी रीट की एग्जाम के लिए है। और एक बात और मैं बता देता हूं, यहां विकास कटारिया एजुकेशन में, विकास कटारिया सर के साथ में एग्जाम तक, बिल्कुल एग्जाम तक यहां पे साइंस के क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा। प्रत्येक दिन हम यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को साथ में टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन देखेंगे। डेली 30 क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम तक करेंगे, यानी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो कि आपकी एग्जाम से बाहर निकल जाए। जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, तो बने रहना विकास कटारिया एजुकेशन के साथ में, यानी आपके अपने विकास कटारिया सर के साथ में। प्यारे दोस्तों वादा करता हूं इस प्रकार से साइंस को कवर कर लेंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने देंगे। लास्ट जो हमारी रीट की यहां पे एग्जाम थी और जो मेरे साथ में ऑलरेडी मेरे मित्र पढ़ रहे हैं उनको बताया कि हमारा स्कोर बहुत ही गजब रहा, शानदार तरीके से हमारी क्वेश्चन सीरीज का गजब का रिजल्ट रहा। इससे भी बेहतर है ना, इससे भी बेहतर गजब की एनर्जी के साथ में अब की बार एग्जाम तक यहां पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज देखेंगे बिल्कुल एग्जाम तक। जैसे ही ये वीडियो जो रिकॉर्डेड ये वीडियो होगा, बस केवल और केवल आपको ये बताने के लिए कि अब से हमारी क्लास डेली लाइव आने वाली है। तो आप विकास कटारिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक भी क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, बस मेरे साथ में बने रहना। साइंस के लिए टेंशन छोड़ दो, गजब की क्वेश्चन सीरीज की गजब की प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाला हूं, ये मेरा वादा रहा। साइंस के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का, इतना मेरे पे विश्वास करना। ओके ओके, तो प्यारे दोस्तों देखो इसका आंसर देखते हैं यहां पे कि निम्न में से किस कोशिकांग में प्रकाश एवं ऊष्मा रासायनिक दोनों ही क्रिया घटित होती हैं। गजब का क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो तो यहां पे राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, यानी क्लोरोप्लास्ट चला जाएगा। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? हरित लवक कहा जाता है, हरित लवक कहा जाता है। ठीक है, हरित लवक में आप सभी को बताया कि भैया फोटोसिंथेसिस की क्रिया कंप्लीट होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है आप सभी को पता है ना भैया, पादप प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, प्रकाश को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे और इसको किस में परिवर्तित कर देते हैं भैया? रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर देते हैं।
करते हैं कि नहीं करते? प्रकाश ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में भोजन बनाने के काम में लेते हैं। ये क्रिया क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होती है ना। इसका मतलब है प्रकाश ग्रहण करना और रासायनिक ऊर्जा के अंदर, ऊष्मा के अंदर उसको परिवर्तित कर देना, ये किसका काम होता है? ये क्रिया चलती है हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में। अरे यस और नो बात समझ गए क्या? ठीक है, प्रत्येक ऑप्शन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लाइसोसोम, लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहलाता है, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारी कोशिका का शक्ति गृह होता है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है। बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से यहाँ पे समझेंगे। हर एक ऑप्शन को मैं काफी गजब तरीके से समझाता हूं। इतना ही नहीं बताता, वो सारी बातें उन ऑप्शन से संबंधित बताता हूं जो कि एकदम एग्जाम के टचेबल होता है। यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास है, ज्यादा लंबी नहीं मुझे बनानी है, केवल आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए ये क्लास रखा हूं कि भैया यहाँ पे हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, तो आप यहाँ पे जुट जाइए और प्रत्येक दिन आपकी लाइव क्लास होगी, तो उसके साथ में आपको प्रत्येक क्लास का प्रत्येक क्वेश्चन समझते जाना। यस और नो? चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नाइट्रोजन विशेष तत्व किसमें पाया जाता है? यह भी सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है यहाँ पे वसा, ऑप्शन सी है यहाँ पे प्रोटीन, ऑप्शन डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन पूछा है अरे कि भैया जो नाइट्रोजन विशेष तत्व होता है, यानी जो नाइट्रोजन तत्व होता है वो किसमें पाया जाता है, ये आपको जवाब देना है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? राइट आंसर यहां पे चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी क्यों चला गया? क्योंकि आप सभी को पता है जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। और एमिनो एसिड की आपको स्ट्रक्चर तो पता होगी। इसमें क्या पाया जाता है? एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है और दूसरा एक ग्रुप और पाया जाता है जिसे कहते हैं एमिनो समूह। कौन सा समूह है? एमिनो समूह पाया जाता है, एमिनो ग्रुप पाया जाता है। और इस एमिनो ग्रुप में क्या पाया जाता है? सीधी सी बात है सर, एमिनो ग्रुप है, इसका मतलब यहां पे क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन पाया जाएगा। अरे यस और नो बात समझ गए क्या? ठीक है, तो सीधी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि जो एमिनो एसिड होते हैं उसमें एमिनो ग्रुप पाया जाता है और इस एमिनो ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। इसका मतलब ये एमिनो एसिड जो होते हैं, अब ये बात तो आप सभी को पता है कि भैया जो एमिनो एसिड होते हैं वो एकलक इकाई होती है। एकलक इकाई होती है। किसकी एकलक इकाई होती है? बोले सर प्रोटीन की होती है। एकलक इकाई क्या होती है? अरे भैया वह छोटी से छोटी इकाई जो कि रिपीट हो करके किसका निर्माण कर दे? पॉलीमर का निर्माण कर दे, बहुलक का निर्माण कर दे। इसका मतलब है एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड ऐसे मिलते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं? प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? नाइट्रोजन तत्व है। एमिनो एसिड में क्या पाया जाता है? एमिनो ग्रुप। क्या? एमिनो ग्रुप, जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन। ये एमिनो एसिड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। अब बताओ बात को भूलोगे क्या? नहीं भूलना है ना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, इतना आप याद रखना। अब एमिनो एसिड एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्लाइसिन हो गया, सीरीन हो गया, इस प्रकार से क्या हो जाते हैं? एमिनो एसिड हो गए जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5। भैया उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? ओए होए 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 होए, काफी गजब का क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग। मैं कह रहा हूं ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे ही एग्जाम में आने वाले हैं। बस आपको जो बातें बताई जाए लपेटते चलो और सीखते चलो। यस और नो? बोल रहा है कि भैया उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? ऑप्शन नंबर ए है यूरियोटैलिक, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे यूरिकोटैलिक, ऑप्शन सी है यहाँ पे अमोनोटैलिक और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या चला जाएगा? आपको पता होना चाहिए मनुष्य कौन सा प्राणी है। अब याद करो, देखो मैं आपको उत्सर्जन तंत्र में लेकर के जाता हूं। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने पढ़ा है? यस और नो? नहीं पढ़ा है ना? देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अगर आपको ये चाहिए कि भैया हमारे को सर एक काम और कर दो, ये जो थ्योरी की क्लासें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, वो भी हमें साथ में सिखाते चलो, तो अगर आपका ये डिसीजन होगा कि सर ये भी थोड़ा थोड़ा सिखाते चलो, तो मैं क्रैश कोर्स के रूप में सुबह या शाम वाली क्लास में क्वेश्चन सीरीज तो चलेगी ही चलेगी, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है ना। उसके साथ में आपको मैं क्या करने वाला हूं, क्रैश कोर्स के रूप में यहां पे मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बता देना है, अगर किसी को सीखना है तो मैं एक सिंगल स्टूडेंट के लिए भी सिखाऊंगा, पक्का वादा रहा। बस वो सिंगल स्टूडेंट क्लास में आकर के जरूर सीखे, क्रैश कोर्स के रूप में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और यदि मेरा आपको कोर्स खरीदना है, ऑलरेडी एप्लीकेशन में आपको कोर्स मिल जाएगा, है ना।
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहां से आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ आपको मिल जाएंगे, साथ में टीचिंग मेथड्स मिल जाएगा। एक तरह से मैं बोलूं, या साइंस का पर्सनल खरीदना चाहो तो साइंस का खरीद लेना, और अगर आप पूरा का पूरा चाहिए आपको सिलेबस, तो वो रीट का पूरा खरीद लेना, ठीक है। तो आपको वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सारे ऑप्शन आपके साथ में, आप इच्छा हो वो कर लेना, यस और नो। अब उत्सर्जन तंत्र में चलो। अब आपको पता है कि उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन किसका होता है? बोले सर नाइट्रोजनी पदार्थ होगा। नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जो ये नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, इनका क्या किया जाता है? हमारे शरीर से बाहर त्याग कर दिया जाता है। यही होता है ना? ठीक है, यही होता है बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये जो मनुष्य होते हैं कौन से रूप का यहां पे उत्सर्जन करते हैं? बोले सर कौन से रूप का, मतलब एक बार बताओ। मतलब अमोनिया का करते हैं, यूरिया का करते हैं, या यूरिक एसिड का करते हैं? तीनों के तीनों क्या है? बोले सर तीनों नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के से बने हुए क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। इसका मतलब इनमें से कौन सा करेंगे? तो याद रखना, जो मनुष्य होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करेंगे देवी और सज्जनों। देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। ट्रिपल स्टार मार्क नहीं बल्कि 5 स्टार 5 सितारा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। हमारा जो लीवर होता है, हमारा जो यकृत होता है, वो अमोनिया को, वो किसको? अमोनिया को यानी NH3 को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसमें? NH2CO NH2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बोले सर रुको रुको रुको, मैंने पूछा क्या हुआ? कि बोले सर एक बात बताओ, अमोनिया भी तो नाइट्रोजनी पदार्थ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो बोले सर आप कह रहे हो कि नाइट्रोजनी पदार्थों का मनुष्य के शरीर से त्याग कर दिया जाता है, तो अमोनिया को डायरेक्टली त्याग कर दो ना, यूरिया में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? तो भैया सुनो, अब देखो मनुष्य के पास एक विशेषता होती है, क्या? कि अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? यूरिया में। किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा। अमोनिया को शरीर से बाहर त्यागने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। ये बहुत ज्यादा विषैला पदार्थ होता है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी इसको हमारी बॉडी से बाहर त्यागने के लिए। तो बोले सर इसमें दिक्कत क्या है? अरे भैया दिक्कत ये है कि मनुष्य अब ऐसा तो है नहीं कि उस बाहुबली की तरह जैसे शिवलिंग उठा रखा था, वैसे कोई हम पानी का कैंपर वगैरह या पानी का टैंक लेकर के साथ चलते हैं कि ठीक है भैया ये टैंकर तो केवल और केवल हमारे अमोनिया पदार्थ को बाहर निकालने के काम में आएगा। ऐसा सीन तो होता नहीं है। इतू सा हम पानी पीते हैं, उसमें से भी हमारे को क्या बहुत सारी क्रिया एक्टिविटी करने के काम में आ जाता है, यस और नो। उसमें से अमोनिया को उत्सर्जन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, यस और नो। ठीक है, तो अमोनिया को बाहर उत्सर्जित करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ज्यादा पानी हमारे पास है नहीं क्योंकि हम ऊंट है नहीं, यस और नो। तो उसमें क्या होता है भैया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इतना समझ में आ गया होगा कि भाई यूरिया में कन्वर्ट किया गया है, ये कम विषैला पदार्थ होता है। एक तो ये सुन लो, यूरिया कम विषैला होता है और साथ में इसको त्यागने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जो मनुष्य होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। बताओ पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? एक बात सुन लेना, बात पे फोकस करना, आंसर पे मैं जाता हूं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को कहा जाता है यूरियोटैलिक। अब ऑप्शन ढूंढ लो, यूरियोटैलिक। ये लो भैया, यूरियोटैलिक ऑप्शन नंबर ए सही आंसर चला जाएगा। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटैलिक हो गए। अरे यस और नो, ठीक है ठीक है। जैसे जो मेंढका होता है ना, मेंढका एम्फीबिया वर्ग का, वो साथ में जो कैंचुआ होता है वो भी क्या होते हैं? यूरियाटैलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटैलिक वो होते हैं जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक एसिड है ना, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। जैसे भैया उड़ने वाले कीट, और साथ में कौन? उड़ने वाले पक्षी, ये भी क्या करते हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। सबसे ज्यादा कम चाहिए पानी की मात्रा इसको उत्सर्जन करने के लिए, यूरिक एसिड को। और बात समझ में आगी के आगी तो फिर आगे बढ़ो। अमोनोटैलिक कौन होते हैं? अमोनोटैलिक वो होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। फॉर दी एग्जाम्पल याद रखना, जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली, एक्वेटिक, जैसे मछली एक्वेटिक जीव, ठीक है। जैसे मगरमच्छ भी जो होता है ना, वो भी क्या करता है? यहाँ पे अमोनोटैलिक होता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? सारे फंडे क्लियर हो जाने चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन नहीं 5-4 क्वेश्चन लपेट दिए हैं और आप भी लपेट लो इनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा हाथ की हड्डी नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर देकर के आगे बढ़ो। ऑप्शन ए है ह्यूमरस, ऑप्शन बी है यहाँ पे रेडियस अल्ना, और ऑप्शन सी है यहाँ पे टार्सल्स, और ऑप्शन नंबर डी है फेलेंजेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखो हाथ की हड्डी नहीं है पूछा है। ह्यूमरस हाथ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हाथ की अस्थि होती है, कंधे से लेकर के कोहनी तक की, है ना, एक ही होती है संख्या के अंदर। ये एक वाली जो अस्थि हो गई वो ह्यूमरस अस्थि, इसका मतलब हाथ की है। रेडियस और अल्ना, अरे भैया ये यहां जो इसकी तरफ अंगूठे की तरफ छोटी वाली रेडियो चिटुली की तरफ ये हो जाती है अल्ना, तो ये भी भैया हाथ की होती है। टार्सल्स की मैं बात करूं, टार्सल्स की मैं बात करूं तो टार्सल्स किस में पाई जाती है? ये पैर में पाई जाती है, पैर में पाई जाने वाली होती है। पैर में कहां सी? आपका देखो इस प्रकार से आपका ये पैर हो गया, बड़ा सुंदर सा ये आपका बहुत ही प्यारा सा पैर हो गया, यहां पे पाई जाती है ये टार्सल। संख्या में कितनी होती है? संख्या के अंदर पाई जाती है 7। क्लियर? क्लियर, ठीक है। फेलांजेज का मतलब होता है अंगुलास्थि, पैर में भी पाई जाती हैं और हाथ में भी पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार कितना है? 29.4 न्यूटन। अरे भैया देसी घी वाला क्वेश्चन आ गया। ओए होए होए होए, क्या क्वेश्चन बन रहा है कि भाई पृथ्वी की सतह पर 29.4 न्यूटन है और उसका द्रव्यमान कितना होगा? क्वेश्चन मास पूछा है भैया। ऑप्शन नंबर ए है 2 kg, ऑप्शन बी है यहाँ पे 3 kg, ऑप्शन सी है यहाँ पे 4 kg, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 29.4 kg। ठीक है, आ जाओ फिर लपेट लो इस बात को। भार कितना दे रखा है पृथ्वी की सतह पर? बोले सर यहाँ पे वेट इज इक्वल टू दे रखा है हमारे को 29.4 न्यूटन। क्या ज्ञात करना है? बोले सर यहाँ पे मास ज्ञात करना है, ये लो मास ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? बोले सर वेट दे रखा है, वेट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। भार क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। m क्या है? मास यानी द्रव्यमान। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। आप एक बात बता दो मुझे, g का मान कितना होता है? बोले सर बच्चे को पता है, कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अरे यस और नो? g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? मास। तो सीधा सा फॉर्मूले में पुट कर दो, W इज इक्वल टू 29.4 न्यूटन इज इक्वल टू, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान रख दो, G का मान 9.8 है, मल्टीप्लाई बाय 9.8। बस अब क्या करना है, ये और ये दोनों भाग में है तो कट कर दो। कितना हो जाएगा? यहां से देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 9 3 27, 3 और 27 में से 2 और 4, 8 3 24, 3 यानी 3 kg हो गया पूरा। यस और नो? मैंने मेरी स्टाइल में ज्ञात किया है, आप अपनी अपनी स्टाइल में देख लेना। यस और नो? ठीक है, तो 3 kg यहां पे राइट आंसर आ जाने वाला है। क्लियर? क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पे 8 है कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। काफी गजब का क्वेश्चन है भैया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन बी है यहाँ पे ग्लूकागोन हार्मोन, और ऑप्शन सी है यहाँ पे अग्नाशय रस, और ऑप्शन डी है यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन। क्या क्वेश्चन चला, क्या राइट आंसर चला जाएगा? देखिए कहां से पूछा है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से पूछा है। ठीक है, और क्या पूछा है कि कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। लगभग आप सभी को पता है, मुझे पता है। आप बस मैं जो सिखाने जा रहा हूं ना वो थोड़ा सा याद रख लेना। लैंगरहैंस की द्वीपिका, लैंगरहैंस द्वीपिका, ये किसका भाग है? ये अग्नाशय का भाग है। आप सभी को पता है अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि ये बहिस्रावी प्रकार की भी होती है और ये अंतःस्रावी प्रकार की भी होती है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की होती है। एक्सोक्राइन क्यों होती है? क्योंकि एंजाइम का स्त्रावण करती है। यस और नो? रसायन का स्त्रावण करती है। और एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी क्यों होती है? क्योंकि ये क्या करती है? हार्मोन का स्त्रावण करती है। अब मेरी बात सुन लेना, हार्मोन के रूप में जो भाग अग्नाशय का स्त्रावण करता है उसे कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। ठीक है, इससे क्या स्त्रावित होता है? हार्मोन। इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं अल्फा बीटा, इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं? हार्मोन का स्त्रावण। अल्फा बीटा गामा वो
कोशिकाएं हार्मोन का स्रावण करती हैं। बाकी इसका लैंगरहैंस की द्विपीपिका के अलावा एक भाग आ जाता है एसिनाई पार्ट। एसिनाई जो पार्ट होता है वो 98% भाग इसका स्त्राव करता है, अग्नाशय रस स्त्राव करता है, बाकी 1 से 2% इसका हार्मोनल भाग आ जाता है। तो जो अल्फा कोशिका होती है वो ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। किसका? ग्लूकागोन नामक जो हार्मोन होता है उसका स्रावण किया जाता है। जबकि बीटा कोशिकाओं के द्वारा किसका? इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। एक होती है गामा कोशिका जो कि सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। यस और नो? पूरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलो फिर बात समझ में आ गई तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां पे प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षी पिंड का निर्माण किस एक रक्त प्रोटीन द्वारा किया जाता है? कतई जहर, कतई जहर। मजा आ गया। क्या पूछ रहा है कि जो एंटीबॉडी होती है उस किस प्रोटीन के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी है यहाँ पे ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी है यहाँ पे फाइब्रिन, ऑप्शन डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी। देखो जो इनकी एंटीबॉडीज पढ़ा हुआ है ना पहले, उसको तो पता है किस प्रकार का कौन सा राइट आंसर चला जाएगा। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, यहाँ पे राइट आंसर। आपने ये देखा होगा एंटीबॉडीज को तो कुछ होती हैं जैसे IgE, IgM है ना, IgM, इस प्रकार के कुछ एक एग्जाम्पल IgG एंटीबॉडीज आपने पढ़ी होगी ना। ये जो एंटीबॉडीज के अंदर यहाँ पे ये देख रहे हो ना इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन हो गई? ग्लोब्यूलिन। ये हो गया इम्यूनोजी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और ये प्रकार हो गए उस एंटीबॉडी के। ठीक है, हाँ, तो आगे से याद रखना ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है भैया जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, प्रतिरक्षी पिंड का निर्माण करती है। एक होती है ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन। ठीक है, अब इस ग्लोबिन के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, ये हीमोग्लोबिन की प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन की। यस और नो? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लाइकोलाइसिस। शानदार क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस अनोक्षी श्वसन या फिर इसे मैं बोल सकता हूं किण्वन या फिर मैं बोल दूं यहां पे ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स कहां पाए जाते हैं? सारी की सारी ग्लाइकोलाइसिस अनोक्षी क्रिया होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम किसके लिए होते हैं? अनोक्षी क्रिया कंप्लीट करने में। सारी बातें आपको बताएं। राइट आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, या फिर ऑप्शन बी है लवक या थाइलेकोइड्स में पाए जाते हैं, या ऑप्शन सी है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, या फिर ऑप्शन डी है अंतःप्रदवी जालिका या लाइसोसोम या रिक्तिका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। ये जो अनोक्षी क्रिया कहां पे होती है आप सभी को पता है, आप सभी को पता है यहाँ पे कहां पे हो जाएंगी? जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, जो श्वसनीय की होती है वो तो लवक या थाइलेकोइड्स में होती है। ओके, और जो यहाँ पे अनोक्षी जो यहाँ पे क्रिया होती है वो कहां पे होगी? जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य के अंदर हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर। तो प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए विकास कटारिया एजुकेशन को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों।